तो हमको बात करना था कि भाई इस टाइप की वैकेंसी क्यों आई है और आगे का सीन क्या है, क्या मतलब पर्पज क्या है। डेफिनेटली ये मेरा ओपिनियन है, कहीं पे लिखा पढ़ा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चीज़ों को फॉलो करता हूं तो एक काउंटर ओपिनियन जनरेट होता है जब आप इस टाइप की चीज़ें देखते हो। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, क्योंकि भैया डिफेंस के अलग ही मज़े हैं। भले कोई ऑडी से चले, BMW से चले, मगर जो डिफेंस की व्हीकल जाती है ना, उसकी अलग ही वैल्यू होती है। आपके लिए भाई अलग से रूल बनाया गया है। आपको यहाँ पे तो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है, वहां पे मैंने पढ़ाया भी है। ऑडी और BMW से हर चौराहे पर लोग निकलते होंगे दरवाजा खोल के, पर कोई नहीं देखता है। पर जब आपकी व्हीकल किसी चौराहे पे रुकेगी और आप निकलोगे ना, तो नजरें आपके ऊपर होंगी। नजरें आपके ऊपर हों, इसके लिए कुछ एडिशनल तो करना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप पढ़ोगे और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अच्छा नहीं गाता हूं, नहीं तो आज आपको गा के जरूर सुनाता। गाना होता हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। मतलब डिफेंस सर्विसेज, चाहे प्रॉपर डिफेंस हो या पैरामिलिट्री, मुझे बहुत थ्रिल करती हैं ज्वाइन करने के लिए। और मैंने कोशिश भी खूब किया, पर उन्होंने लिया नहीं। जब काफ़ी कोशिश कर ली तो मन में एक मतलब ख्याल सा आया कि बचवा, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे स्टेज तक चले गए कि ऐसा लगा अब हो जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, पर नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, आज हमारा डिस्कशन होने वाला है असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट। हमारे टाइम पे इस टाइप की वैकेंसी भी नहीं आती थी और ये पहली बार आई है। इससे पहले स्पेसिफिक मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल के लिए इस टाइप की वैकेंसी नहीं आती थी। एक दो रीजन भी मेरे पास है, हालांकि सरकार ने नहीं बताया है, मैं अपने मर्जी से आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है कि इस बार इस टाइप की वैकेंसी क्यों आई है और आगे क्यों चांसेस हैं कि इस टाइप की वैकेंसी आए। गवर्नमेंट इस बार एक्सपेरिमेंट कर रही है, अगर अच्छा रहा तो आगे और इस टाइप की वैकेंसी आएगी। क्यों आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्जाम जरूर दें, क्योंकि टेक्निकल का यहाँ पे वेटेज काफी ज्यादा है। अगर टेक्निकल करके आ जाओगे तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और एप्टी है यार, और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस जो भी कह लो आप, वो है, वो तो आप थोड़ा बहुत कर ही लोगे। एप्टी और रीजनिंग तो इंजीनियर के खराब होते नहीं हैं, अगर खराब हैं तो फिर इंजीनियर की इस बात के। अगर हमारे पास एनालिटिकल पावर नहीं है, किसी इंजीनियर के पास अगर एनालिटिकल पावर नहीं है, तो उसको एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या सच में वो इंजीनियर है। अगर हो तो होना चाहिए, होप्स हो कि वो भी आपका तैयार होगा। हमारा डिस्कशन होने वाला है असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने कहा असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में। इससे पहले मैंने इस पे डिस्कशन किया हुआ है, पर आज थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। मेरे चैनल पे जो लोग हैं जो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं इस बात की गारंटी भी देता हूं कि जब सिलेबस दिखाऊंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, देख लिया है तो वेल एंड गुड। आपको लगेगा कि यार ये सब तो तैयारी है हमारा, अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, तो जरूर अपीयर होंगे। जो लोग नए हैं, मतलब पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले प्रिपरेशन नहीं किया इस टाइप के सिलेबस का, उनके लिए हमारे पास एक कोर्स भी है। और ये कोर्स वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, पर उनको लगता है यार थोड़ा अप टू डेट चाहिए, चीजें कस्टमाइज ढंग से चाहिए और ब्रॉडर वे में समझना है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, 3000 रुपीज में आपका 160 मार्क्स जो रिटन एग्जाम है, मैं आगे दिखाऊंगा, वो ये पूरा कवर कर लेता है ये कोर्स। और स्टार्टिंग में जो लोग ज्वाइन करेंगे फर्स्ट 50 कैंडिडेट को, मतलब 50 कूपन भी है यहाँ पे, 50 कूपन है 500 रुपीज का, जैसे कि मैं हर बार हर कोर्स में रखता हूं। हर कोर्स में 100 रखते हैं, पर यहाँ पे 50 ही है। तो 50 कूपन है, जो 50 फर्स्ट कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उसको, उनको 500 रुपीज का यहाँ पे कूपन मिल जाएगा। और ये कोर्स पूरा उनको पड़ेगा 2500 का। ठीक है, कोर्स में कवर क्या क्या होने वाला है ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा, जब हम आपका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे तब आप समझ पाओगे ये चीजें, अभी नहीं समझ पाओगे। अभी थोड़ा हम वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पर उससे पहले अगर कुछ चीजें कम लगती हैं आपको या नहीं समझ में आती हैं, तो ये मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन रह गया है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था
कि भैया आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए और इन फ्यूचर ये एग्जाम क्यों आता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है क्यों आएगा, उसका रीजन भी मैं बता दूंगा। अगर भूल जाऊं तो आप याद दिला देना। याद कैसे दिलाओगे, खैर मैं भूलूंगा नहीं। खैर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं डेट का। जरूरी डेट है, तारीख पे तारीख वाली नहीं, ये आपके करियर की तारीख है और इस दिन लिखा जाएगा आपका करियर। अगर भरते हो फॉर्म तो 11 को भर सकते हो, मतलब एडवर्टीजमेंट आ चुका है। फॉर्म स्टार्ट होगा 11 को, खत्म हो जाएगा 19 सितंबर को। उसको 2-3 महीने के अंदर शायद आपका एग्जाम भी हो जाए, मतलब नए साल तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जो आपकी एज या डॉक्यूमेंट या क्वालिफिकेशन जो है वो सब आपके लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब अभी जो लोग पास आउट हुए हैं या एग्जाम दिए हैं जुलाई अगस्त में, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है इस डेट तक तो भी आप एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं आया, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तब एलिजिबल नहीं हो। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस है। यहाँ पे हमदर्दी नहीं चलती कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है फिर भी आ जाइए, क्योंकि रहना आपको बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे दुश्मन है, वो ये नहीं देखेगा कि आप कमजोर है, भगवान ने आपको कमजोर बनाया, उसको इस बात की खुशी होगी, सिंपैथी नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यूपीएससी, जब सीएपीएफ यूपीएससी में हुआ करता था तब भी यूपीएससी क्वालिफाई करने वालों को भी नहीं लेते हैं भाई, बिना फिजिकल स्टैंडर्ड के। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बेसिकली हाइट है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, मतलब इतना आपकी है तो फॉर्म भरिए। 400 रुपया फॉर्म की फी भी है, ठीक है, तो भरिए, अदरवाइज ना भरिए। चेस्ट, दिस इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए नहीं है, ये आप देख लीजिए इतना। और एक्सपेंशन भी आपका होना चाहिए 5, कंपलसरी है, क्योंकि ये कंप्रोमाइज नहीं करते हैं मेडिकल में। बाकी वेट आपका प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, पर वेट के बारे में इन्होंने ये भी कहा है कि मान लीजिए आप ओवर वेट हो या अंडर वेट हो तो एक प्री मेडिकल होगा और एक डिटेल मेडिकल होगा। तो प्री मेडिकल जो होगा ना, जब आप फिजिकल के लिए जाओगे, फिजिकल टेस्ट भी है यहाँ पे, जब फिजिकल है तो फिजिकल स्टैंडर्ड है, एक फिजिकल टेस्ट भी होगा फेज 1 का। तो जब वहां पे जाओगे, जब प्री मेडिकल होगा आपका, तो वहां पे ओवर वेट हो, आप अंडर वेट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम तक जा सकते हो। पर जब डिटेल मेडिकल होगा ना, उस टाइम तक आप अपनी फिटनेस ठीक कर लेना। मतलब उनका ऐसा कहना है कि हम आपको चांस दे रहे हैं, आप ठीक कर लेना, बाकी नहीं ठीक कर पाते हो तो आप डिजर्व भी नहीं करते हो जाना। देखो ये बेसिकली विजन का है, विजन आप चेक करवा सकते हो। अगर आपका विजन ये है तो फॉर्म भरिए, अदरवाइज नहीं भरिए। यहाँ पे लासिक सर्जरी अलाउ करते हैं ये कि आपके पास नंबर है तो आप हटवा सकते हो, पर इसके लिए इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, डाउट है आपको, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ये दिखा लें, बोले कि लासिक सर्जरी करवा लूंगा तो मैं चल जाएगा मेरा काम, ये सारी कंडीशन में फुलफिल करता हूं। मैं इसलिए नहीं एडवाइज कर रहा हूं आपको यहाँ पे कुछ, क्योंकि ये मेडिकल के टर्मिनोलॉजी हैं, वो ज्यादा समझते हैं, वो ज्यादा अच्छा आपको एडवाइस देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करवा सकते हो। अब मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया आपका। टैटू की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टैटू मतलब चलता है, इनको लगता है कि ठीक है टैटू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टैटू के लिए भी कुछ कंडीशन है। साइज की, राइट हैंड में नहीं होना चाहिए जिसे सैल्यूट करते हैं, बाकी वो कंडीशन आप देख लेना। अगर आपके पास टैटू है तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे जगह टैटू नहीं करवा रखे होगे कुछ जो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो बेसिकली इसमें 4 फेज हैं। पहला फेज आपको यहां पे नजर आ रहा है, फर्स्ट फेज में होगा पीईटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और ये टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यहां पे आप देखो ना, 100 मीटर की रेस है, 18 सेकेंड में कवर करना है, फीमेल के लिए 20 सेकेंड में कवर करना है। अब कोई 15 में कर लेगा तो उसको कुछ एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब इसके मार्क्स नहीं है, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। दूसरा आपको 800 मीटर की रेस भी करनी है 4 मिनट में, और ये फीमेल के लिए 5 मिनट। लॉन्ग जंप भी करना है, मतलब पूरा देना पड़ेगा भाई। ये 18 फीट का है, होप सो कर लोगे। इसमें 3 चांस भी मिलता है आपको, इसलिए कि कई बार लोग फाउल कर जाते हैं, जो लाइन है जहां से जंप करना है नहीं किया ठीक से, या पीछे गिर गए जंप करते टाइम या कुछ भी, तो 3 अटेम्प्ट देते हैं आपको करने के लिए, नॉर्मल हर जगह होता है, और इसका कोई मार्क्स नहीं होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो सब कुछ ठीक रहता है। ओवरवेट अंडरवेट वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप फेज 2 में इंटर कर जाओगे, ठीक है। फेज 2 में क्या है, रिटन टेस्ट है आपका। कितने मार्क्स का है, जो मैं इससे पहले बता रहा था 200 मार्क्स का है। आगे मैं इसका आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा।
200 मार्क्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये अभी श्योर नहीं है कि ये OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ये बाद में आपको बता देंगे। पर एक चीज श्योर है कि MCQ रहेगा, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्टिव वाला भी मेंशन किया हुआ था, पर यहां पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि MCQ होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे कि आपको प्रैक्टिस भी है, MCQ आप देते आ रहे हो वही होगा। यहां पे आपको सिलेबस नजर आ रहा है, सिलेबस देखिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल 160 मार्क्स, यही आपका है, 160 मार्क्स का ये आ जाएगा। 40 मार्क्स का आपका आ जाएगा रीजनिंग एप्टी जनरल नॉलेज। ठीक है, और मुझे लगता है कि इंजीनियर के पास रीजनिंग एप्टी तो होती ही होती है। अगर इंजीनियर के पास एनालिटिकल माइंड नहीं है तो एक बार सोचना चाहिए कि क्या सच में इंजीनियर हो। अगर आपको मैथ ही नहीं आती है, एनालिटिकल माइंड ही नहीं डेवलप हुआ आपका, तो फिर काहे का इंजीनियर। तो मुझे लगता है कि एप्टी और रीजनिंग और इंटेलिजेंस जो है, अवेयरनेस वाला थोड़ा सा हो सकता है आपका वीक हो अगर हो। वैसे तो इंजीनियर आजकल हर जगह आगे हैं, वो आपसे उम्मीद किया जाता है आप भी होगे, बट पढ़ लोगे आप, मुझे भरोसा है। तो ये 40 मार्क्स का होगा, और ये टोटल कितने हो गए, 200 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स का। अगर क्वालिफाई करते हो 1:5 रेशियो में बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। टोटल 250 में आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब जो आपका सिलेबस है प्रोफेशनल कोर्सेज का, वो यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। बाकी जो 40 मार्क्स है इसमें तो उन्होंने कह दिया भाई, अब रीजनिंग एप्टी में क्या देना, सब कुछ पढ़ लो। ठीक है, बहुत सारे बुक्स आती हैं, मैं लास्ट में आपको बुक्स भी दिखा दूंगा। यूट्यूब चैनल भी हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, जहां से आप कंफर्टेबल हो ले सकते हो। मैं ये नहीं करवाने वाला, ये 40 मार्क्स मेरे कोर्स में इंक्लूड नहीं है। मेरे कोर्स में इंक्लूड है केवल आपका ये 160 मार्क्स। इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज होगी आपके पूरे 200 की टेस्ट सीरीज होगी, वो कोर्स में इंक्लूड है, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए हम लोग मॉक इंटरव्यू भी करेंगे, जो लोग क्वालिफाई होंगे। अब देखिए सिलेबस में सबसे ऊपर लिख रखा है कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, जिसमें कंपोनेंट्स भी आ गए, उनके फंक्शन भी आ गए। मतलब इन शॉर्ट ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो ऑटोमोबाइल जो ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल वाले बी में पढ़ते हैं, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। अब आपको यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाना है कि क्या पढ़ें, क्योंकि आप अगर पहले से ऐसे पेपर दे रहे हो जहाँ पे ऑटोमोबाइल का सिलेबस है, तो आपको आइडिया होगा कि किस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। मैं तो कई सारे स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें ऑटोमोबाइल एज ए सिलेबस होता है, क्योंकि मैं एनालाइज करते रहता हूं, तो मुझे पता है कि बेसिकली कहाँ से किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, कितना आता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मैंने इससे पहले आपको कराया हुआ भी है, आपका पूरा सिलेबस कराया हुआ है। जिसको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है वो मतलब यूट्यूब पे जाए, देखे, पूरा सिलेबस ऑटोमोबाइल की मैराथन क्लास भी पड़ी हुई है, आप वहां से भी कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि नहीं, उनको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रॉडर वे में चीजों को समझना है, थोड़ा सा और पढ़ना है, तो वो ज्वाइन कर सकता है कोर्स को। बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजी, मतलब आपके इंजन की बात हो रही है, फिर SICI इंजन के कंपोनेंट्स, फिर फ्यूल लुब्रिकेशन, इंजन कूलिंग सिस्टम, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, टर्बोचार्जिंग, एयर पोल्यूशन, फिर इंजन परफॉर्मेंस, बैटरी एमिशन एंड मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, ये अलग से ऐड किया हुआ है जो जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पर इसको भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, हालांकि काफी सारे अमेंडमेंट हैं, आपको अमेंडमेंट के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में जो मैंने कोर्स आपको बताया उसमें इंक्लूड है। मतलब ये पूरा 160 मार्क्स मैं आपको करा दूंगा विथ टेस्ट सीरीज। कितने में, 2500 में। अगर आप फर्स्ट 15 में आते हो, फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स में आते हो तब। यहां पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि रिटेन एग्जाम में 50% मार्क्स होना जरूरी है, और OBC SC ST को 40% मार्क्स होना जरूरी है। मतलब 200 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 100 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, तो ही आगे इंटरव्यू के लिए आपको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, भले लोग ना हो, सिलेक्शन ना हो, सीट वैकेंट रहे, मगर जो क्राइटेरिया है वो है। ठीक है, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है कि आपको इसमें अलग से 50%, इसमें अलग से 50%, ऐसा कुछ कट ऑफ नहीं है। तो अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, आप देखो वेटेज काफी ज्यादा है यहां पे, तो मुझे लगता है आप कर लोगे। मतलब 50% तो वहां पे आसानी से कर लोगे, तो 40 नंबर का तो 20 नंबर तो आप आसानी से ले आओगे। इसके बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा मार्क्स बढ़ाने के लिए उसमें स्ट्रगल करना पड़े, पर 20 मार्क्स तो ले आओगे। और यहां तो मुझे लगता है कि आप 140 तक लेके आओगे। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा भी ला सकते हो, मगर पढ़ लोगे थोड़ा, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार पढ़ने के लिए। क्या है, IC इंजन और ऑटोमोबाइल, क्या है ऐसे, मतलब ऐसा कोई फंडामेंटल है ही नहीं
जो आपको समझ में ना आए अगर आप मेहनत करो। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो इस चैनल पे है ना वो प्रिपेयर्ड होंगे, मुझे लगता है उनका प्रिपेयर्ड होगा, नहीं है तो ज्वाइन करिए कोर्स, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज के लिए मैं आपके साथ हूं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, सब डिस्कस करेंगे। चलिए फेज 3 की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनको 50 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कितने लोगों को बुलाया जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है 5 टाइम्स बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा। 11 सीट है, अब वो कैटेगरी वाइज है, उसके हिसाब से वो बुलाएंगे। मतलब मान के चलो कि 50 से 60 लोगों को इंटरव्यू के लिए ये बुलाएंगे, या थोड़ा बहुत कम ज्यादा डाटा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बेसिकली क्या पूछेंगे, आपका प्रोफेशनल कोर्स का नॉलेज, मतलब वहां पे भी आपसे ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन पूछा जाएगा, वहां पे भी टेक्निकल एक्सपर्ट वही बुलाए जाएंगे। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी तो देखी जाएगी कि एज पर डिफेंस आपकी पर्सनालिटी वैसी है या नहीं है, बाकी जनरल अवेयरनेस, बाकी सारी चीजें पूछी जाएंगी। मतलब ये मान के चलो कि 50-50% हो सकता है। टेक्निकल में एक बार इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन चल जाता है। फिर टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल भी वो पूछेंगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करेंगे, आपकी पर्सनालिटी भी चेक करेंगे, सारी चीजें होंगी। मतलब टेक्निकल का जैसे इंटरव्यू होता है ना, इन शॉर्ट वो होगा, थोड़ा डिफेंस का है, ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेरिट की बात करें तो मेरिट आपके बना दिया जाएगा, जो आपका रिटन टेस्ट हुआ है और जो इंटरव्यू हुआ है, इन दोनों के बेसिस पे, मतलब टोटल 250 के बेसिस पे आपका मेरिट बना दिया जाएगा। आप कहोगे कि तो सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, ठीक है, अभी बचा हुआ है फेज 4, जिसमें होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। एक प्री मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका स्टार्टिंग में ही, जब आप फिजिकल के लिए जाओगे। बेसिक स्टैंडर्ड चेक कर लेंगे, आपके हाइट, वेट, ये सारी चीजें बेसिक वहां पे हो जाएगा, ठीक है। पर ये वाला डिटेल में होता है, यहाँ पे तो हर चीज आपकी चेक किया जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ चेक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो होता है मेडिकल, बट ये समझ लो कि अगर आप ठीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सिलेक्शन हो ही जाता है। नेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। तो बुक आप रीजनिंग एप्टी के लिए RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हो, जीके के लिए अरिहंत फॉलो कर सकते हो, ऑटोमोबाइल आईसी इंजन के लिए जैसे मैंने आपको बताया मेरा यूट्यूब चैनल या फिर मेरा ऐप फॉलो कर सकते हो। आईसी इंजन की बुक पढ़ना चाहते हो तो वी गणेशन पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑटोमोबाइल को ऑलरेडी मैंने डिटेल में यूट्यूब पे भी कराया हुआ है। अब जो हम ऐप पे करेंगे उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को और ढंग से पढ़ेंगे, ज्यादा MCQ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं ऐप पे, अगर आप चाहो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं कोर्स के बारे में पढ़ाता हूं, आपको बताता हूं। फिर इसके बाद जो मैंने कहा था ना कि वैकेंसी क्यों आएगी और क्यों आती रहेगी, सरकार ने क्यों वैकेंसी निकाला है, मेरा जो ओपिनियन है वो आपको बताता हूं। चलते हैं हमारे इसके पहले वाले PDF पे। मतलब हमको बात करना था कि भाई इस टाइप की वैकेंसी क्यों आई है और आगे का सीन क्या है, क्या मतलब पर्पज क्या है। डेफिनेटली ये मेरा ओपिनियन है, कहीं पे लिखा पढ़ा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चीजों को फॉलो करता हूं। तो एक काउंटर ओपिनियन जनरेट होता है जब आप इस टाइप की चीजें देखते हो। पहले इस टाइप की वैकेंसी नहीं आती थी, मुझे लगता है उसका रीजन ये है कि पहले जो भी डिफेंस डील हुआ करती थी भारत सरकार की, फॉरेन में होती थी तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती थी। इंडिया में अगर कोई होता था कि जो बेसिकली डिफेंस पर्पज के लिए कुछ बना रहा है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी। पहले प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं था, अब प्राइवेट सेक्टर अलाउ हो गया है। रिसेंटली आपने देखा टाटा ने कुछ व्हीकल डिलीवर किए हुए हैं डिफेंस पर्पज के लिए, तो उस टाइप के आर्मर्ड व्हीकल अब प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बना रहे हैं, सरकार उनसे खरीद रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सरकार के पास पहले जैसे कि एक्सपर्टीज पहले भी हुआ करते थे, चेक करने के लिए जाते थे, पर अब उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि स्पेसिफिक फील्ड की एक्सपर्टीज होने चाहिए। अब कोई प्राइवेट कंपनी है वो बना के दे रही तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि इससे पहले जो भी डीलिंग होती थी वो पूरी सरकारी सिस्टम में हुआ करती थी। जो भारत की कंपनियां हैं वो सरकारी हुआ करती थी, जो बाहर से डील होता था वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होता था। तो इस टाइप की चीजें नहीं होती थी कि लायबिलिटी प्राइवेट कंपनी के ऊपर है, वो भाग गई बंद कर दी तो फिर किसके ऊपर लायबिलिटी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता था। क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है तो गवर्नमेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। या तो गवर्नमेंट कंपनी ही है तो वो तो ऐसा फ्रॉड काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के लिए कर रही है, मगर प्राइवेट वाले तो कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि उन डिफेंस सेक्टर्स हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स या फिर पैरामिलिट्री की जो हैं, वहां पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होने वाली है इस टाइप की। इसीलिए इस टाइप की वैकेंसी पे गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रही है। आप इनका जब एडवर्टीजमेंट देखोगे ना तो वहां पे आपको खुद भी लगेगा कि ये एक बेसिकली इस टाइप की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि ये वैकेंसी टेम्पररी है, लाइकली टू बी परमानेंट।
ऐसा आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि ये परमानेंट हो सकती है, ठीक है। अब तो सरकार की माने तो भाई सरकार में तो जहां पे कहती कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं वहां पे लोग लग जाते हैं तो फिर सरकारी हो जाते हैं, और ये तो डिफेंस सेक्टर की है और वो भी असिस्टेंट कमांडेंट लगोगे आप। मेरे हिसाब से 99% चांसेज हैं कि यहाँ पे जितने लोग जाएंगे सारे परमानेंट होंगे, पर वहां पे जो टेम्पररी वाला प्रोसेस है वो मुझे लगता है इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस टाइप की वैकेंसी फर्स्ट टाइम आई हुई है। फर्स्ट टाइम एक आप समझ सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंटल वैकेंसी है और अभी पहली बार रिक्रूटमेंट हो रहा है। लेट्स सी कि गवर्नमेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सेक्टर आपको दिया जा सकता है, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट पढ़ोगे तो मेंशन नहीं कर रखा है स्पेसिफिकली कि आपको पहनने के लिए क्या है, बैचेज, ड्रेसेज, इसके बारे में लिख रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बताएगी वैसा आपको दिया जाएगा। पोस्ट आपको असिस्टेंट कमांडेंट की दी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि सरकार अभी प्लानिंग मोड में है इस पर्टिकुलर फील्ड को लेके। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक ऑफिसर होते हैं जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर जो भी कह लो वो रिक्रूट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्हीकल से रिलेटेड सारी चीजें वो देखते हैं। सेंटर में भी इससे पहले व्हीकल थी, डेफिनेटली वहां पे भी लोग होंगे, पर इस लेवल के लोग नहीं हुआ करते थे। जनरली सरकार रिक्रूट करती थी, वहां पे डिप्लोमा और डिप्लोमा की डिग्री इस टाइप के खुद ही देते थे, उन्हीं को सिखाते थे। पर अब सरकार रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया है डायरेक्टली एज असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब आप ग्रेजुएट होके जाओगे वहां पे, डायरेक्टली आपको वो ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप सरकार का जो सिस्टम है उसमें बदलाव या इंप्रूवमेंट लाओ। अब इसका इंगेजमेंट कैसे, अब ये कैसे इंटरलिंक है बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उससे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी टाटा ने व्हीकल डिलीवर की, तो अब सरकार का कौन आदमी है जिसको व्हीकल का स्पेशली एक्सपर्टीज है कि वो देख पाए कि टाटा से जो क्वालिटी डिमांड किया गया था क्या टाटा वही क्वालिटी डिलीवर कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर टाटा ने डिलीवर कर दिया, पहले क्या होता था कि जिससे परचेज किया गया मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती थी। अभी भी मुझे पता नहीं गवर्नमेंट के और टाटा के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, अभी भी हो सकता है टाटा के पास हो, पर गवर्नमेंट का अपना भी तो एक सिस्टम होना चाहिए कि मान लीजिए कहीं पे वॉर चल रही है, अब किसी एक प्राइवेट के आदमी को लाए कि लो भैया तुम व्हीकल, आर्मर व्हीकल को मेंटेन करो, और बेचारे की जान चली गई तो लाइबिलिटी कौन लेगा उसकी? या फिर वॉर जोन में उसको लेके जा सकते कि नहीं लेके जा सकते हैं? फिर सरकार की जो सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन है क्या वो एक प्राइवेट कंपनी को शेयर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए प्लान कर रही है कि उनके पास इतनी सारी व्हीकल होती हैं जो सेंट्रली रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनके पास भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए इस बात की कि अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो उनके पास भी इस टाइप का मैन पावर रहे जो बेसिकली व्हीकल का नॉलेज रखता हो। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर भी इस टाइप की वैकेंसी आएगी। और ये जो वैकेंसी आई है, जो कुछ लोग डाउट में थे कि सर इसमें लिखा हुआ है कि ये बेसिकली टेम्पररी बेस्ड है, मैं आपको एकदम गारंटी देके तो नहीं कह सकता, पर 99% चांसेज हैं कि ये वैकेंसी आपको परमानेंट हो जाएगी। जैसे यहां पे लिखा है ना, पोस्ट ऑन द टेम्पररी लाइकली बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। लाइकली टू बी परमानेंट लिखा है, पर परमानेंट हो जाएगी। जैसे यहां पे देख लो आप, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव वियर द रैंक एंड बैचेज ऑफ द पोस्ट एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है ना ये देख के सारी चीजें कि गवर्नमेंट अभी प्लानिंग मोड में है। एक चीज मैं और आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पॉज रखें आप, कि नीचे आपके पेंशन की बात भी किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पोस्ट है ना ये परमानेंट हो जाएगी, परमानेंट होने में कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो यहां पे आप देख लीजिए, अपॉइंटमेंट दे शैल बी इंटाइटल्ड फॉर द पेंशन बेनिफिट्स एट पर द न्यू रीस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। तो अगर पेंशन की भी बात किया गया है, आपको लाइकली टू बी परमानेंट की भी बात किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग गवर्नमेंट की है कि आपको परमानेंट किया जाएगा। पर हो सकता है वो परफॉर्मेंस देखें बाद में कि हम जो प्लान कर रहे हैं, क्या जो लोग रिक्रूट होके आए हैं वो अप टू द मार्क्स हैं, क्या जो चीजें परफॉर्म करना था, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉब्ली का मुझे लगता है 99% ऑब्जॉर्व कर लेंगे, क्योंकि इतनी हाई रैंक पे एक टेम्पररी आदमी को डिफेंस सेक्टर में बेसिकली नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनके पास एक सोफिस्टिकेटेड जानकारी होती है। आप कहोगे अग्निवीर को भी तो रख रहे हैं, अग्निवीर बेसिकली एक सैनिक की पोस्ट है और वो बहुत लोअर लेवल की पोस्ट होती है, उनके पास बेसिक डिफेंस की जानकारियां नहीं होती हैं। पर ये एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है,
बहुत हाई लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ पे टेम्परेरी लोगों को रखना, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का प्लान नहीं होगा सरकार का। मोस्ट प्रोबेबली परमानेंट हो जाएगी ये, और आगे भी इस टाइप की वैकेंसीज आने वाली हैं। आई फील पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की वैकेंसी आगे भी आएंगी। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, क्योंकि भैया डिफेंस के अलग ही मजे हैं। भले कोई ऑडी से चले, BMW से चले, मगर जो डिफेंस की व्हीकल जाती है ना, उसकी अलग ही वैल्यू होती है। आपके लिए भाई अलग से रूल बनाया गया है। आपको यहाँ पे तो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है, वहां पे मैंने पढ़ाया भी है। यहाँ पे आपकी जो व्हीकल रजिस्टर होती है ना, वो रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 60 स्पेशल प्रिविलेज। मतलब किसी के हिम्मत नहीं है कि आपकी व्हीकल जा रही है तो आपको रोक के आपकी व्हीकल की चेक इन कर ले, कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। अलग से स्पेशल नंबर, स्पेशल व्हीकल की कलर सबको नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिफेंस पर्पज के लिए व्हीकल्स यूज होती हैं, उन्हीं को ये सारी चीजें, ये सारे प्रिविलेज मिलते हैं। कि मतलब अलग से आपके लिए सेक्शन बनाया गया है कि दुनिया की व्हीकल इधर रजिस्टर होंगी, आपकी व्हीकल इस सेक्शन में रजिस्टर होंगी। जो ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जाता है डिफेंस वालों को, पैरामिलिट्री वालों को, उनका भी अलग सेक्शन है। उनको मिलता है सेक्शन 18 के अंदर। उनकी एज चाहिए 18, बाकी दुनिया को चाहिए 20 साल की एज कॉमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए। पर आपको है स्पेशल प्रिविलेज। ये सारी प्रिविलेज तब मिलेगी जब आप सिलेक्शन लोगे। और इतना एडवेंचरस लाइफ है इसमें, इतना सारे एक्सपेरिमेंटल लाइफ है, एडवेंचरस लाइफ है कि कोई बाहर करोड़ रुपया भी कमाए और वो सब करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। रिस्पेक्ट की नज़र जब आपकी व्हीकल जाएगी तो ऑडी वाला भी आपको सलाम करेगा। ऑडी और BMW से हर चौराहे पर लोग निकलते होंगे दरवाज़ा खोल के, पर कोई नहीं देखता है। पर जब आपकी व्हीकल किसी चौराहे पे रुकेगी और आप निकलोगे ना, तो नज़रें आपके ऊपर होंगी। नज़रें आपके ऊपर हों, इसके लिए कुछ एडिशनल तो करना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप पढ़ोगे, और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।